अमित शाह जी बताओ, राजनाथ जी बताओ, नरेंद्र मोदी जी बताओ हमारे कितने गिरे। आज समझ आया सुधांशु जी वो क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि चीन की एक पीआर एक्सरसाइज थी। आज चीन हमारा दोस्त है क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन वो चीन की एक्सरसाइज, चीन के डमरू पे हमारे अपने राजनेता काम कर रहे थे, चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन अब साफ हो गया है। वो सारे रफाल पे सवाल, वो सारे हमारे सैनिकों के शौर्य पे सवाल किस लिए थे, आज समझ आ रहा है सुधांशु जी। ओपनिंग कमेंट सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसे समझने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर चाइनीज वेपनरी का पहली बार रियल वॉर में यूज हुआ था, यानी चीन के हथियारों का पहली बार प्रत्यक्ष धरातल पर प्रयोग हुआ था और वह प्रयोग पूरी तरह विफल रहा था। और उसका मैं प्रमाण बोल रहा हूं, कोई जाके चेक कर ले कि जब ये 10 मई के आसपास ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जब उसमें पॉज आया है, मई से लेके जून के एंड तक जितनी चाइनीज डिफेंस कंपनीज हैं, जो एविक सिस्टम, जो कि इनका J-17 एयरक्राफ्ट पर आता है और जो मिसाइल बनाता है, जो चाइना के चेंगडू शहर में है, उसके जो शेयर स्टॉक्स थे वो धड़ाम से नीचे गिरे थे। और प्रयास करने के बाद भी 8 से लेके 14% तक लगातार 2 महीने तक उनके शेयर स्टॉक्स नीचे जाते रहे, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया ने देखा था। परंतु चूंकि चाइना में सारी कंपनीज गवर्नमेंट ओन्ड हैं, वहां के हर, और वैसे ही हमारे लोगों को सुनना चाहिए जो बहुत कहते हैं ना कि वो मीडिया की स्वतंत्रता में वो आगे, हर प्राइवेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बैठता है। तो क्या हुआ, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि किसी तरीके से शेयर्स को ऊपर उठाएं। जून एंड के बाद वो जुलाई से शेयर्स को नॉर्मलाइज करने में सफल हुए। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी पीआर एक्सरसाइज की जस्ट टू कवर अप, और ये मैं सब प्रमाण कह रहा हूं, आप जरा मीडिया की रिपोर्ट्स देखिए मई और जून की, और उसके बाद की देखिए। उसके बाद जो चीन के हथियारों की विफलता थी वो स्टोरीज गायब हो गई, और जिसके पास पुरानी पड़ी होंगी तो पड़ी होंगी, आप देखेंगे बहुत सारे लिंक्स भी वहां से गायब हो गए। यानी चाइना ने एक व्यवस्थित प्रयोग किया, क्योंकि उसे बहुत भारी झटका लगा कि भाई उसके हथियार जब पहली बार प्रयोग हुए और वो टेस्टिंग में फेल साबित हुए या वांछित टारगेट नहीं सेट कर पाए, अगर उनके डिफेंस सिस्टम में दम होती तो हम 150 पौने 200 किलोमीटर अंदर तक जाकर मार नहीं कर पाते। अब दुख की बात यह है कि यह चुनौती चाइना के लिए आई और भारत ने अपनी क्षमता से यह चुनौती दी। अब यदि हमारे विपक्ष के लोग चीन की उस पीआर एक्सरसाइज के, मैं सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूं कि वो डायरेक्ट ही हैं, जाने में या अनजाने में हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत चिंताजनक है, बहुत खतरनाक है। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ लड़ाई भारत और जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, पर चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसमें बहुत इन्वॉल्व थे। और रफाल को लेकर जब यह बात इसलिए और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि आपने देखा होगा कि रफाल ने यह तय किया है, मतलब जो डेजॉल्ट एविएशन है उसने तय किया है कि अब रफाल का फ्यूजलाज होता है, जो मेन उनका बॉडी होती है, वो अब फ्रांस में नहीं बनेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में होगी। और टाटा डिफेंस के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रफाल के फ्यूजलाज की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने में। यानी एक इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के आउटसोर्सिंग तक बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी इस प्रकार के आरोप भी आए थे। जब रफाल खरीदा गया है तो ये यूपीए सरकार के शासनकाल में यूरो फाइटर वर्सेस रफाल की बात थी। हमने अमेरिकन जहाज नहीं लिया, हमने यूरो फाइटर नहीं लिया, और ये चीज रफाल का फाइनलाइजेशन तो यूपीए में ही हो गया था। मगर उसके बाद जिस ढंग से इसका विरोध किया गया तो संदेह इस बात पे भी आया था कि कहीं उसमें अमेरिकन और अदर यूरो लॉबीज का हाथ तो नहीं है, क्योंकि अचानक उसकी क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू किया गया था। और मुझे इस बात को लेकर ऐश्वर्या जी कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है जी। याद करिए जब हमारी NDA 1 में रफाल का विषय आया था तो ये सब एरोनॉटिकल के एक्सपर्ट बन गए थे। अरे ऐसे ऐसे टेक्निकल पॉइंट बात करने लगे थे जो मन में संदेह उत्पन्न होता है। ये बहुत हाईली टेक्निकल विषय है। ये पॉलिटिकल लीडर कहां से, उसका रडार सिस्टम क्या होगा, उसके अंदर का जो वो है
जो इंजन की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंजन की strength उसकी क्या जो होगी, loading मिसाइल का capacity अटैचमेंट क्या कितनी होगा, होगी। ये इतने डिटेल्स कहां से कोई किसी को मिल रहे थे जो मैं आपकी बात समझ रहा हूं, नहीं लेकिन इन लोगों ने अगुस्ता वेस्टलैंड, जैसे आज एसआईआर के ही एक्सपर्ट नहीं बन रहे। हाँ नहीं, क्योंकि इन लोगों ने अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर में सब पता किया था ना सुधांशु जी, उसके बाद आप दूसरों से कहिएगा। हाँ। और ये जो कुछ भी है ऐश्वर्य जी। जी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। कांग्रेस की हिस्ट्री रही है कि हर भारतीय कंपनी के खिलाफ बोलना, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में, सिर्फ 2 साल पहले की बात। इन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तबाह कर दिया, इन्होंने झूठ बोला, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरीके से अच्छी स्थिति में। इन्होंने कहा कि अडानी का शेयर लेकर एलआईसी ने धोखा किया, एलआईसी ने बताया कि कुल पोर्टफोलियो का 1% भी नहीं है अडानी का शेयर, उससे उसको 120% का प्रॉफिट हुआ है पिछले कुछ सालों में। अब आइए, उसके बाद इन्होंने कहा सेबी खराब है, उसके बाद इन्होंने कहा भारत की आर्मी पे प्रश्न चिन्ह, भारत के बालाकोट में एयरफोर्स पे प्रश्न चिन्ह, कोविड वैक्सीन पे प्रश्न चिन्ह, मगर हमेशा यह विदेशी कंपनियों के पक्ष में खड़े रहे। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी वाली, जिसमें एंडरसन को भगाया था, यूनियन कार्बाइड के साथ ये खड़े थे, बोफोर्स के साथ ये खड़े थे, हॉविट्जर के साथ ये खड़े थे, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ ये खड़े, बीबीसी के साथ ये खड़े, हिंडनबर्ग के साथ ये खड़े। मेरा सीधा सवाल है, हर विदेशी कंपनी के साथ खड़े होकर और भारत की हर कंपनी हो, सरकारी हो या प्राइवेट, उसके खिलाफ स्टैंड लेकर। अभी बांग्लादेश में ये आरोप लगाते थे ना कि भारत के एक बड़े औद्योगिक घराने को पावर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जी, आपको पता है कि वो हटने के बाद किसको मिला? अमेरिकन कंपनी को। अमेरिकन, उसका नाम शायद एक्सीलरेटर क्या है वो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। बड़े खुश हो ये सब, अमेरिकन कंपनी को मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। और भारतीय कंपनी के खिलाफ हल्ला मचाना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सवाल आज बहुत गंभीर है और मैं अपने विरोधियों से पूछना चाहता हूं, आप एक सवाल बताइए, हर विदेशी कंपनी, चाहे वो प्रोफेशनल कंपनी हो, डिफेंस की कंपनी हो, मीडिया की कंपनी हो, या हिंडनबर्ग जैसी ऐसी कंपनी जिसने अपनी दुकान बंद कर दी, जिसके खिलाफ स्टैंड लिया गया, हमेशा विदेशियों के साथ खड़े और भारत और भारतीय हितों और भारतीय संस्थानों को, सेबी से लेके एलआईसी से लेके एसबीआई से लेके और हमारी प्राइवेट कंपनियों से लेकर सबके खिलाफ क्यों खड़े नजर आते हैं? अन्यथा एक बार बता दीजिए, किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ एक मोर्चा खोला हो कांग्रेस ने? मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं थी सुधांशु जी, कभी किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ इन्होंने कोई चीज बोली हो? लेकिन इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, इसके अंदर अरविंद केजरीवाल भी थे, इसके अंदर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, अजीज खान जी सबसे आगे खड़े होके हमारे कितने गिरे पता नहीं चले क्या? सरकास्टिकली, उन्होंने सीधा नहीं लेकिन सार्काज्म के साथ। सोमनाथ जी आ रहा हूं आपके पास, ठीक है? अच्छा सोमनाथ भारती जी बोलिए। चाहे वो फौजियों की बात हो, आपके एक नहीं कई नेताओं ने पूछा हमारे कितने गिरे, ये नहीं बता रही सरकार। रिपोर्ट ले लेके, सौरभ भारद्वाज ने रिपोर्ट ले लेके पूछा कि हमारे कितने गिरे, ये भी तो पूछने में कोई खराबी नहीं है। हम भी भारतीय नागरिक हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे अगर रफाल गिरे कि नहीं। कई रिपोर्ट्स कह रही है इंटरनेशनल मीडिया। उस समय मुझे लगता था ये दुबई की मीडिया रिपोर्ट्स को क्यों कॉपी कर रहे हैं? आपके नेता नहीं, पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष। वो बात अलग है कि आज राहुल गांधी को लग रहा है कि जरूरत नहीं है तो वो इंडिया अलायंस तोड़ रहे हैं पंकज जी, लेकिन सोमनाथ भारती जी कोई पार्टी नहीं थी उसमें, कोई पार्टी।